वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की। दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1765। बंगाल में ये द्वैध शासन प्रणाली लाया गया। अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो इस द्वैध शासन प्रणाली को कहेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, या डायरकी भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि रूल ऑफ टू ऑथोरिटीज एट ए प्लेस एट ए टाइम, यानी रूल ऑफ टू ऑथोरिटीज एट ए प्लेस साइमल्टेनियसली। आप कह सकते हैं एक साथ दो ऑथोरिटीज शासन कर रहे हैं एक जगह पर, उसको आप कह सकते हैं द्वैध शासन प्रणाली। तो यहां मैं समझाने की अभी आपको कोशिश करूंगा डिटेल में। देखिए, यही जो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, और बक्सर की लड़ाई के बाद इस बंगाल में, यहां पर देखेंगे तो इस बंगाल में ही द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। ये बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल है। अंग्रेज यहां पे शुरू करेंगे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लिख लेते हैं, उसके बाद यहां पर हम डिटेल समझेंगे। देखिए, आप इसको कह सकते हैं, अगर देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि ये शुरुआत कब हुआ, तो आप लिख लीजिए स्टार्टेड 1765, और इसको लागू करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, और एंडेड, ये जो इंपॉर्टेंट बात है वहां पर पहले मैं लिख देता हूं, ये एंडेड 1772 बाय वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म किया था, ठीक है। अगर हम ड्यूअल गवर्नमेंट की बात करें तो ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब, इस द्वैध शासन को आप कह सकते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल सिस्टम, या ड्यूअल गवर्नमेंट कह सकते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट प्रणाली, ड्यूअल सिस्टम, या आप कह सकते हैं डायरकी, या फिर आप कह लीजिए रूल ऑफ टू ऑथोरिटीज एट ए प्लेस सिमल्टेनियसली। इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, ये डायरकी जो टर्म है, ये जो डायरकी टर्म है, या ड्यूअल गवर्नमेंट का जो रेफरेंस मिलता है, ये रेफरेंस जो है ये मिलता है, एक बुक है, अगर पूछ दिया जाए कहीं से, एक बुक है, और ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? ये बुक लिखी गई है लियोनस कार्टस, और इस बुक का नाम है डायरकी। तो इतना आपको शुरुआती दौर में ध्यान देना है कि द्वैध शासन का मतलब क्या है। तो ड्यूअल गवर्नमेंट आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, डायरकी कह सकते हैं, या रूल ऑफ टू ऑथोरिटीज एट ए प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये 1765 में बंगाल में शुरू हुआ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में खत्म किया। ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी बता दिया। अभी हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। जहां तक ड्यूअल गवर्नमेंट का रेफरेंस मिलता है, एक बुक आती है लियोनस कार्टस की डायरकी, वहां पे इसकी चर्चा मिलती है। तो इतनी बात जो है ये आपको ध्यान देना है शुरुआती दौर पे। अब देखिए, बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। आपको पता है कि बंगाल में सबसे पहले 1757 में अंग्रेजों ने पलासी जीता, और उसके बाद 1764 में
इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता। हाँ, बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और उसी में शाह आलम सेकंड से बंगाल की दीवानी मिलती है अंग्रेजों को। इसी इलाहाबाद की संधि में हाँ, जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय सेकंड, यही दीवानी दे देता है किसे? अंग्रेजों को। दीवानी का अधिकार दे देता है अंग्रेजों को। दीवानी कहाँ का? तो बंगाल का, इसी बंगाल का। मेरे ख्याल से यहां तक समझ गए। इलाहाबाद की संधि होती है 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। ये जो संधि होगी, ये संधि होती है ये 1765 में होती है। ये संधि जो होगी ये 1765 में होती है। और कौन करता है ये संधि? इस संधि को करने के लिए बुलाया जाता है हाँ, जब बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय होती है, ठीक है, तो उसके बाद एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। और यही ये संधि करेगा अंग्रेजों की तरफ से, या आप कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। यहां पर देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसका दो टर्म था क्लाइव का भारत में। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है हाँ, इसी ने लागू किया था। और ये जब पलासी की लड़ाई हुई तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 में हुई थी पलासी की लड़ाई। उसमें 1757 से लेकर 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव था। फिर ये वापस चला गया था, एज ए गवर्नर था बंगाल का। और फिर दोबारा इसको बुलाया जाता है 1765 में, और 1765 से 67 तक ये रहेगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, भारत में। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आएगा और इलाहाबाद की संधि के थ्रू अंग्रेजों को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है दीवानी बंगाल की। और बंगाल में उस समय कौन कौन था? बंगाल भी था, बिहार भी था और उड़ीसा भी था। इस बंगाल में उस समय अगर देखें तो इस बंगाल में कौन कौन से स्टेट शामिल थे? बंगाल तो था ही, तो इस बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। और उस समय का आप देखेंगे तो आज का बांग्लादेश है, आज का बांग्लादेश उस समय बंगाल में ही था। तो आज का बिहार में अगर देखें तो उस समय का जो बिहार था उसमें आज का झारखंड भी होगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेट था, बहुत बड़ा राज्य था। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजों को दीवानी मिल जाती है और यहीं पे ये लागू करते हैं द्वैध शासन। और ये द्वैध शासन यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट ये लागू करते हैं इसी बंगाल में, ठीक है। ये द्वैध शासन जो है ये लागू करते हैं। और इस द्वैध शासन को अच्छे तरह से समझने के लिए अभी तो हमने मोटा मोटी बता दिया कि रूल ऑफ टू, तो इसको जरा डिटेल में हम समझेंगे। और ये द्वैध शासन लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। यहाँ पर हाँ, रॉबर्ट क्लाइव पहली बार में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का टर्म जो था, अगर देखें तो रॉबर्ट क्लाइव का टर्म अगर देखें, हाँ टर्म अगर देखें तो 2 बार इसका आप देखेंगे टर्म, मतलब इसका पीरियड जो था, एक आप देखेंगे तो जस्ट पलासी की लड़ाई के बाद 1757 से 1760 तक था। और फिर दोबारा 1765 से 1767 तक ये रहेगा। इसी 1765 में जब ये आएगा तो इलाहाबाद की संधि होगी। तो इलाहाबाद की संधि 2 लोगों से होगी, एक तो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से, और दूसरा होगा ये संधि होगी दूसरी अवध के नवाब, यहाँ पर अवध है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। तो दीवानी इसको मिल जाएगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, किसको? अंग्रेजों को। संधि कौन करता है? ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ही करेगा। ये द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। द्वैध शासन प्रणाली को समझने के लिए आप पहले हम
मुगल साम्राज्य की स्थिति को देख लेते हैं। तो देखिए, जब मुगल साम्राज्य था तो मुगल साम्राज्य, यहाँ मुगल जब थे भारत में, तो इनकी सेंट्रल अथॉरिटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट मुगलों की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता था प्रोविंसेस, प्रोविंसेस यानी प्रांत, प्रोविंस आता था, इसी को सूबा कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। तो प्रोविंस में दो तरह के ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है, दो तरह के ऑफिशियल्स होंगे। एक होता था दीवान और दूसरा होता था सूबेदार। ये मुगल गवर्नमेंट के समय था, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी है, प्रोविंस है, और प्रोविंसेस में दीवान और सूबेदार है। ये दीवान देखता था रेवेन्यू। अच्छा देखिए, ये जो दीवान और सूबेदार हैं, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? उत्तरदायी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसी को रिपोर्ट करते हैं। यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी यहां पर है, दोनों इसी के प्रति, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी हैं। हाँ, ये देखता है रेवेन्यू यानी राजस्व वसूली का काम करता है, और ये देखता है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का काम करता है। रेवेन्यू, राजस्व वसूली और सुविधा। लेकिन दोनों जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी है। यानी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है एक, और उसके नीचे सेंट्रल प्रोविंस, और वहीं पे दीवान और सूबेदार काम कर रहे हैं। ये दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे। हाँ, दे वर द प्रिंसिपल ऑफिशियल्स ऑफ द मुगल्स, बट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पर आप समझ गए। इसके बाद देखिए कि बंगाल की क्या है। देखिए, बंगाल जो था, आपको पता है कि मुर्शीद कुली खान ने, मुर्शीद कुली खान को स्वतंत्र बंगाल के स्थापना का श्रेय जाता है। मैंने पहले भी बताया हुआ था। औरंगजेब की डेथ जब 1707 में हो जाती है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जब मुगल सत्ता यानी सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, तो बहुत सारे जो राज्य हैं मुगलों के अधीन, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगते हैं। जैसे अवध है, जैसे हैदराबाद, जैसे यहाँ पर अवध था, हाँ, हैदराबाद का निज़ाम है, हाँ, हैदराबाद का निज़ाम है, यहाँ पर निज़ाम है, हाँ। उसी तरह से आपको बंगाल है। तो बंगाल, इंडिपेंडेंट बंगाल के स्थापना का श्रेय जो है, हाँ, स्वतंत्र बंगाल के स्थापना का श्रेय जाता है मुर्शीद कुली खान को। तो मुर्शीद कुली खान के समय में, हाँ, यही मुर्शीद कुली खान है, मुर्शीद कुली खान। हाँ, मुर्शीद कुली खान जो है, यही इसी के समय ये इंडिपेंडेंट होता है एक तरह से, या आप कह सकते हैं व्यवहार में इंडिपेंडेंट अपने आप को ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो स्वतंत्र हो गया है। हाँ, ये तो तय था कि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, उसके बाद सब अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगते हैं, और मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करता है, और ये पहला नवाब भी है बंगाल का। हाँ, तो ये नवाब बनता है, हाँ, नवाब बनता है बंगाल का, ठीक है, बंगाल का, ठीक है। और उस समय नवाब के हाथ में दो पावर है, एक दीवानी और दूसरा आपको निजामत। एडमिन को बोलते हैं निजामत। देखिए, इसको हम निजामत लिख देते हैं, प्रशासन का काम निजामत, दीवानी और निजामत। यह है रेवेन्यू यानी राजस्व। दीवान क्या करता था? राजस्व वसूली का काम करता था। दीवान ऑफिशियल होता था, तो दीवानी इसके पास था, नवाब के पास ही, और निजामत भी यानी प्रशासन, एडमिन, ये दोनों। एडमिन का मतलब प्रशासन, निजामत का मतलब प्रशासन। तो यहां पर देखिए, पहले जो दीवान और सूबेदार थे वो प्रोविंसेस में होते थे, सूबे में होते थे। हाँ, मुगल साम्राज्य का जो प्रोविंस होता था, प्रांत होता था, उसको सूबा कहा जाता था।
ठीक है। इस सूबे में सेंट्रल दो ऑफिशियल्स होते थे, दीवान जो कि राजस्व वसूली का काम करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन का, और सूबेदार जो निजामत करता था यानी एडमिन यानी कि प्रशासन का काम देखता था। लेकिन दोनों जो ये बोथ वर द प्रिंसिपल ऑफिशियल्स ऑफ द मुगल गवर्नमेंट एंड बोथ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द मुगल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक तरह से ऑफिशियल्स थे। ठीक है, इनके कहने पे ये काम करते थे। यहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी थी। यहां पर देखेंगे तो मुर्शीद कुली खान 1717 में कहा जाता है कि बंगाल का नवाब बन जाता है। वहां पर दीवानी और निजामत दोनों जो है यानी रेवेन्यू कलेक्शन का और एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों का काम जो है नवाब ही देखता है। यानी कि यहां पर ये दोनों जो काम है ये नवाब के पास ही है। समझ गए आप यहां तक? लेकिन द्वैध शासन में क्या हुआ? जब क्लाइव द्वैध शासन लेकर आता है तो यहां पर देखिए, यहां पर द्वैध शासन में भी दो तरह के ही काम हैं। हाँ, बंगाल में एक है दीवानी और दूसरा है निजामत। दीवानी है रेवेन्यू, हाँ, दीवानी का मतलब रेवेन्यू यानी कि राजस्व वसूली का काम करना है, और निजामत में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है। एडमिन का मतलब यहां पर देखिए ये राजस्व वसूली का काम करेगा, जबकि निजामत में एडमिन में तमाम तरह के काम आएंगे। प्रशासन आएगा, प्रशासन के तमाम तरह के कार्य आएंगे, जैसे आप पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, लोक निर्माण, सड़कों की मरम्मत करानी है, हाँ, ये तमाम तरह के काम हैं। हाँ, वो सब काम ये निजामत के क्षेत्र में आता था। ये प्रशासनिक कार्य होते थे। अब यहां पर देखिए द्वैध शासन में कंपनी को मिला दीवानी का काम और नवाब को मिला प्रशासन का काम। देखिए पहले बंगाल की जो स्थिति थी मुर्शीद कुली खान के समय में, यानी कि ये जब ट्रीटी नहीं हुई थी 1765 में, जब इलाहाबाद की ट्रीटी नहीं हुई थी, उसके पहले की स्थिति, बक्सर की लड़ाई के पहले की, कि बंगाल में मुर्शीद कुली खान जो नवाब है या और भी नवाब उसके बाद हैं, तो दीवानी होती थी और निजामत होता था। दो प्रकार का प्रशासन था। तो दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, हाँ, राजस्व वसूली का काम, और निजामत मतलब आम प्रशासन, जनरल प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे मैंने बताया कि सुरक्षा, पुलिस, हाँ, लोक निर्माण, सड़कें बनवानी है, कोई उत्सव कराना है, ये सारा काम, कोई वेलफेयर का काम है पब्लिक के लिए, कुएं खुदवाने हैं, तो ये सब जैसे हो गया, ये निजामत के काम में आता था। तो दोनों नवाब ही देखता था। कब से पहले? बक्सर की लड़ाई के पहले तक। लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की जब संधि होती है तो ये स्थिति बदल जाती है। रॉबर्ट क्लाइव एक सिस्टम लेकर आता है, द्वैध शासन प्रणाली, और इसमें दीवानी का काम कंपनी को दे दिया जाता है और नवाब के पास रह जाता है प्रशासन का काम। यानी कंपनी रेवेन्यू का काम करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगा, राजस्व वसूली का काम करेगा, और नवाब जो है वो प्रशासन का काम देखेगा। हाँ, कानून व्यवस्था देखना हो, ठीक है, सड़कें बनवानी है, कुएं खोदवाने हैं, हाँ, कोई वेलफेयर का काम है, पुलिस का काम है, ये सब कुछ आएगा किसके पास? नवाब के हिस्से में। तो दो तरह का, इसको सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करना है और उसके बाद कोई काम नहीं है। तो यहां पर देखिए मैंने बताया था रूल ऑफ टू एट ए प्लेस सिमल्टेनियसली, एक साथ दो ऑथोरिटी का प्रशासन चल रहा है सिमल्टेनियसली, और इस द्वैध शासन में देखने के लिए ऐसे लग रहा है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे यहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी मुगलों के समय दिखाई दे रहा था, या मुर्शीद कुली खान जब बंगाल का नवाब बनता है उस समय ये दिखाई दे रहा है कि नवाब यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है, नवाब के पास सब कुछ है। हाँ, नवाब ही है, नवाब के पास दोनों पावर है, दोनों राइट है, दीवानी का भी है और निजामत का भी है। लेकिन यहाँ पर
अब दीवानी कंपनी ने ले लिया और निजामत ले लिया, निजामत दे दिया गया नवाब को। ठीक है, अब हुआ क्या, सिर्फ इसको कंपनी क्या करेगी, निजामत के लिए नवाब को 53 लाख रुपए देगी, 53 लाख रुपए देगी निजामत के लिए। उसके अलावा इस रेवेन्यू से ही देगी कंपनी, इस रेवेन्यू से नवाब को, इसी रेवेन्यू से रख लीजिए, इस रेवेन्यू से नवाब को कंपनी जो देगी, नवाब को 53 लाख रुपए देगी। और इसी रेवेन्यू से कंपनी जो है किसे देगी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देगी 26 लाख रुपया सालाना, 26 लाख रुपया सालाना वार्षिक। ये पेंशन था, शाह आलम द्वितीय को पेंशन देंगे अंग्रेज, इन्होंने कहा था बक्सर की लड़ाई के बाद शाह आलम सेकंड को ये पेंशन देंगे, ये अंग्रेजों ने कहा था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि ये जो कंपनी है, हाँ, तो कंपनी के पास और नवाब के पास क्या डिफरेंस है यहां पर इस सिस्टम में। देखिए, नवाब के पास आ गया, जो प्रशासन देखेगा उसके पास उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, यहां पर नवाब के पास क्या है जी, देखिए नवाब के पास है, यहां पर हम देखें तो नवाब के पास है इसी से, नवाब के पास है उत्तरदायित्व। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कंपनी के पास क्या है, अधिकार है, राइट है। लेकिन क्या इसके पास उत्तरदायित्व तो है कंपनी के पास? कंपनी का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज, आप जो भी मान लीजिए, इसके पास उत्तरदायित्व तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उत्तरदायित्व तो इसके पास नहीं है। इसके पास अधिकार है, इसके पास अधिकार नहीं है, इसके पास अधिकार नहीं है। तो अब देखिए क्या डिफरेंस आ गया। ये जो द्वैध शासन है, यहां पर देखिए, ये जो द्वैध शासन है, हाँ, यहां पर ये जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि दीवानी कंपनी को देता है कि आपका काम है रेवेन्यू वसूल करना, राजस्व वसूल करना। निजामत का काम ये नवाब को देता है। ठीक है, नवाब को दे दिया निजामत, नवाब के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, प्रशासन का काम नवाब देख रहा है। तो जनता को, कोई आम जनता को कोई प्रॉब्लम होती है, सड़कें बनवानी है, कोई उत्सव कराना है, हाँ, कहीं महामारी फैल गया, औषधालय का निर्माण करवाना है, कहीं महामारी फैल गया, तो ये सब चीज कौन करेगा? इसका नियंत्रण तो नवाब के पास है, क्योंकि ये प्रशासन देख रहा है, ये प्रशासनिक कार्य है। कंपनी का काम सिर्फ है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का, खाली राजस्व की वसूली करना। अब इसमें देखिए क्या हो गया कि कंपनी मात्र 53 लाख रुपए दे रही है निजामत के कार्य के लिए नवाब को, यह तय हुआ था। हाँ, 53 लाख रुपए दे रही है, और उसके बाद इस रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 26 लाख रुपया सालाना ये शाह आलम सेकंड को दे देती है। बाकी कंपनी अपने पास रखी हुई है। ठीक है, हाँ, अगर 53 लाख मान लीजिए दे दिया, लेकिन 53 लाख के अलावा कह दे भाई मोटा मोटी एक लमसम अमाउंट हम आपको दे दे रहे हैं, आप प्रशासनिक कार्य देखिए। लेकिन सपोज कीजिए कि यहां पर जनता में कुछ ऐसी समस्या आ गई कि ये इस फंड से, बहुत कम फंड था उस समय चलाना इसमें, क्योंकि तमाम तरह के प्रशासनिक कार्य होते हैं, कानून व्यवस्था देखना होता है, हाँ, सुरक्षा देखना होता है, पुलिस की व्यवस्था करनी होती है, हाँ, जरूरत पड़ी सड़कें बनवानी है, जरूरत पड़ी महामारी की रोकथाम का उपाय करना है। तो इस 53 लाख से क्या होगा? पैसा तो सारा इनके पास है। अगर नवाब को कोई प्रशासनिक काम करना है तो उत्तरदायित्व तो नवाब के पास है, नवाब की जिम्मेदारी है करना है।
लेकिन नवाब चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि नवाब के पास फंड ही नहीं है। हर काम के लिए, हर प्रशासनिक काम के लिए नवाब को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा किसके पास है? कंपनी के पास है। पैसा है इस कंपनी के पास है। देखिए, कंपनी और नवाब, ठीक है, पैसा है कंपनी के पास, कंपनी पर हमेशा डिपेंडेंट रहना है, हाँ, चिरौरी करते रहना है, लेकिन कंपनी ने तय कर दिया है कि 53 लाख से ज्यादा ये देगी नहीं। तो कुछ भी अव्यवस्था होती है, महामारी हो गई, आपके पास पैसा नहीं है, अव्यवस्था फैल गया, लोग मरने लगे, हाँ, इलाज कराने के लिए, उस रोग की रोकथाम के जो उपाय करने हैं उसके लिए पैसा लगना है, वो नहीं कर पा रहा है। जनता किससे पूछेगी? नवाब से पूछेगी, क्योंकि ये तो बैक में है, ठीक है। तो इनके पास क्या हो गया? अधिकार, हाँ, इनके पास है, इनके पास खाली उत्तरदायित्व है। तो अधिकार रहित उत्तरदायित्व किसके पास है? नवाब के पास है। अधिकार नहीं है लेकिन उत्तरदायित्व है। इसके पास अधिकार है और उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा मौज ले रहे हैं। तो यहां पर ये मैं मिटा देता हूं, यहां पर इस चीज को आप देखिए। अब देखिए, यहां पर जो कंपनी है, ठीक है, यहां पर जो कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है? रेवेन्यू की वसूली के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, 2 लोगों को अपॉइंट करती है बंगाल और बिहार के लिए, ठीक है। हाँ, इसके लिए देखिए, ये करेगी बंगाल के लिए और बिहार के लिए 2 डेप्यूटी दीवान भी बनाएगी। हाँ, यहाँ पर बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में सिताब रॉय, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि द्वैध शासन में प्रशासन चला गया नवाब के पास, केवल उत्तरदायित्व। कंपनी के पास चला गया किस चीज का अधिकार? रेवेन्यू का अधिकार, ठीक है, केवल रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। तो कंपनी के पास अधिकार है लेकिन उत्तरदायित्व नहीं है। उत्तरदायित्व किसके पास होगा? जिसको पूरा प्रशासन देखना है। तो उत्तरदायित्व नवाब के पास है लेकिन इसके पास अधिकार नहीं है। किसी भी चीज के लिए कोई काम करने का मन भी बनाएगा तो क्या होगा? इसके पास पैसे नहीं होंगे सफिशिएंट। 53 लाख रुपया देके बच जा रही है कंपनी, ठीक है। तो पैसा ही नहीं है तो कोई काम चाह के भी नहीं कर सकता। जनता किससे पूछेगी? कुछ भी गड़बड़ी होगी, नवाब से पूछेगी। यही तो चाल थी अंग्रेजों की, हाँ, कि सारी कमाई हम चूस रहे हैं, बंगाल के रेवेन्यू को चूसते जा रहे हैं, सारा रेवेन्यू अपने पास रख रहे हैं। 53 लाख रुपया नवाब को देके निजामत कार्य के लिए बच गए और उसमें से 26 लाख रुपया शाह आलम द्वितीय को देके, मुगल बादशाह को देके बच गए कि अब हमको इसके अलावा कुछ नहीं देना है, अब आप निजामत कार्य करते रहिए। कहने के लिए ये दिखा रहे हैं कि हमने इंडिपेंडेंट कर दिया है, लेकिन एक तरह से देखिए कि कंट्रोल तो पूरा अंग्रेजों के हाथ में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है, नवाब का भी लगाम इन्हीं के पास है। तो सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर पे आप कह सकते हैं कि जो नवाब है वो अलग सत्ता चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस ये देखने के लिए में ही लग रहा है। इसके अलावा देखिए, यहां भी एक भारतीय नवाब है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है, और यहां देखिए इन्होंने क्या खेल किया। कंपनी के पास अधिकार तो है रेवेन्यू कलेक्शन का, अब इन्होंने रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए, राजस्व की वसूली के लिए भी 2 डेप्यूटी दीवान, एक बंगाल में किया मोहम्मद रजा खान को, ठीक है, और दूसरा बिहार में किया, बंगाल में किया मोहम्मद रजा खान को, बिहार में किया राजा सिताब राय को। अब यहां भी भारतीय है, नवाब भी भारतीय है, ठीक है। अब कंपनी डायरेक्ट यहां भी नहीं जा रही है। देखिए, रेवेन्यू का अधिकार तो है, लेकिन फ्रंट पे कौन है? इन्होंने भारतीयों को रख दिया है।
क्योंकि यही जाएंगे और कलेक्शन करेंगे, जबरदस्ती कहेंगे कि भाई इतना दो, शोषण भी कर सकते हैं, जैसा इनका आदेश होगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेके आओ, जैसा कि इनका निर्देश भी होता था कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का आप कह सकते हैं। तो उस स्थिति में ये शोषण करेंगे किसानों का, हाँ, या अन्य टैक्स पेयर्स जो हैं उनका शोषण करेंगे। उस स्थिति में फ्रंट पे कौन होगा? फ्रंट पे तो ये भारतीय होंगे, गाली कौन सुनेगा? ये भारतीय सुनेंगे, कंपनी बची रहेगी। तो कंपनी ने अधिकार ले लिया रेवेन्यू का, कंपनी मजे कर रही है, सारा बंगाल के रेवेन्यू को, राजस्व को, बंगाल के धन को ये चूस रही है, और गाली कौन सुन रहा है? भारतीय सुन रहे हैं। यहां पे कोई प्रशासनिक कार्य में गड़बड़ी हो रही है, नहीं हो पा रहा है, नवाब चाहता भी है कि करे वो, बंगाल का नवाब, लेकिन फंड की कमी से, पैसे की कमी से वो कर नहीं पा रहा, जनता आके नवाब को गाली दे रही इधर। यानी फ्रंट पे भारतीय हैं, दोनों तरफ से भारतीय जा रहे हैं, और कंपनी जो है, अंग्रेज जो है, ये बंगाल में मौज ले रहे हैं, और इनका पर्पस भी यही था, द्वैध शासन लागू करने का। ठीक है, अब देखिए आपके मन में ये सवाल आएगा कि एक बार फिर इसको हम रिवाइज कर ले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है, बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स का जब पीरियड शुरू होगा, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाएगा और 1772 में ये द्वैध शासन को खत्म कर लेगा, क्योंकि रोष आ गया था, जनता विरोध करने लगी थी, बंगाल का शोषण होने लगा था, तो इस चीज को भांप किया था कि विद्रोह की संभावना हो सकती है, तो इसने खत्म कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हुआ क्या था, देखिए यहां पर 1757 में प्लासी की लड़ाई पहले बंगाल में जीतते हैं अंग्रेज, हाँ, फिर उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतते हैं, ठीक है, और बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं ये शाह आलम द्वितीय के साथ, और अवध के नवाब, यहाँ पे अवध है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, सुजाउद्दौला के साथ, ठीक है, करते हैं वो इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के तहत ही 1765 में, याद रखिएगा, हुआ था, शाह आलम द्वितीय जो है, ये शाह आलम द्वितीय दीवानी देता है बंगाल का, हाँ, आप खाली बंगाल नहीं कहेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबका, किसको देता है? तो अंग्रेजों को देता है, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 से 60 तक बंगाल का गवर्नर था। ये भी पूछा जा सकता है कि जब द्वैध शासन लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो द्वैध शासन जब लागू किया गया था तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। तो 1702 पीरियड इसका टर्म जो है 2 पीरियड में बटा हुआ है। एक 1757 से, रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टर्म इसका, एक 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद, ये प्लासी की जब लड़ाई हुई थी उस समय से लेकर 1760 तक, और फिर दूसरा कार्यकाल इसका होगा 1765 से 1767 तक। इसी 1765 में ये द्वैध शासन लेकर आता है। द्वैध शासन में क्या हुआ था? हाँ, पहले क्या होता था कि दीवानी का काम या रेवेन्यू का काम और निजामत का काम, दीवानी का काम, और 2 तरह के काम होते थे, हाँ, किसी भी प्रशासन में, एक दीवानी यानी कि राजस्व वसूली का, रेवेन्यू कलेक्शन का, और दूसरा निजामत यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का। दोनों काम बंगाल का नवाब ही देखता था, उसी के नियंत्रण में होता था। लेकिन द्वैध शासन में क्या हुआ कि ये काम बांट दिया गया। हाँ, क्लाइव ने क्या किया कि कंपनी को दीवानी का काम दे दिया, यानी रेवेन्यू कलेक्शन का, यानी कि राजस्व की वसूली का, और निजामत यानी प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया नवाब को, ठीक है। अब 2 तरह का शासन यहां पे हो गया, और पैसे के नाम पर मात्र 53 लाख जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, उसमें से 53 लाख रुपया निजामत कार्य के लिए नवाब को देते थे ये, और इसमें से, इस रेवेन्यू से 26 लाख रुपया सालाना पेंशन इनको ये देते थे शाह आलम सेकंड को। यही तय हुआ था इलाहाबाद की संधि में। शाह आलम सेकंड कौन था? मुगल बादशाह था, जो बक्सर की लड़ाई में हार गया था, ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई में कौन कौन था? तिकड़ी थी, किसकी? मीर कासिम, भगोड़ा नवाब, जो भाग के यहाँ इधर अवध पहुंचा था बंगाल से। शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह, ये भी अवध पहुंचा था, ठीक है। और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इन तीनों की तिकड़ी को अंग्रेजों ने हराया था बक्सर की लड़ाई में। यहां पे क्या हुआ? अब द्वैध शासन में रेवेन्यू कंपनी के पास है,
निजामत नवाब के पास, निजामत यानी प्रशासन नवाब के पास है। अब निजामत में क्या होता है, निजामत में तमाम तरह के काम होते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, निजामत में सुरक्षा हो जाएगा, पुलिस, निर्माण, ये सब जो काम होंगे ना ये सब निजामत में आएगा। अस्पताल बनवाना है, सड़कें बनवानी है, निर्माण में आ जाएगा। कुएं खुदवाने हैं, तमाम तरह के वेलफेयर के काम होंगे जनता के, वो सब निजामत में आएगा। ठीक है ना, वो निजामत में आएगा। निजामत के काम को करने के लिए जब यहां पर आप देख रहे हैं कि कंपनी के पास राजस्व वसूली का काम एकमात्र काम है और निजामत प्रशासन देखना है नवाब को, तो किसके पास उत्तरदायित्व है? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा किसी भी चीज के लिए? उत्तरदायी कौन होगा? किसी भी अच्छे या बुरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा नवाब। अच्छा काम तब कब होगा? जब सफिशिएंट अमाउंट में फंड रहेगा। फंड ही नहीं रहेगा तो मन है भी कि हम वेलफेयर का काम करें, हाँ, सुरक्षा को बेहतर बनाएं, सुरक्षा तंत्र को, सड़कों का निर्माण करें, कोई महामारी आ गई उसकी रोकथाम के लिए उपाय करें, कुएं खुदवाएं, कोई उत्सव करवाएं, किसी को कोई पुरस्कार देना है वो दे, वो सब अगर मन भी है तो फंड की कमी की वजह से चाह के भी नवाब नहीं कर पाएगा। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता के प्रति, जनता तो इसी से पूछेगी, गाली कौन सुनेगा? नवाब, क्योंकि इसके पास अधिकार ही नहीं है। अधिकार किसके पास है? अधिकार है कंपनी के पास, क्योंकि इसी के यही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। लेकिन कंपनी के पास उत्तरदायित्व तो नहीं है, कंपनी की जवाबदेही है ही नहीं। हाँ, जवाबदेही किसकी है? नवाब की है, फ्रंट पे यही है, नवाब है। कोई भी गड़बड़ी होती है प्रशासन के काम में जनता तुरंत पूछेगी, भाई ये क्यों नहीं हुआ, महामारी आ गई क्यों नहीं ठीक हुआ? पूछा जाता है ना, आज भी सरकारों से पूछा जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, भाई कोई पुल टूट गया, क्यों टूट गया, क्या गड़बड़ी थी? तो ये सारी बातें जो है नवाब से पूछा जाएगा, नवाब जवाबदेह होगा। इसी चालाकी के साथ, यही सब सोचकर बड़ी चालाकी के साथ क्लाइव ने इनको दे दिया प्रशासन का काम, निजामत का काम, और कहने के लिए कि हमने तो भाई आपको निजामत दे दिया, प्रशासन तो आप ही देख रहे हो, ठीक है, और मौज कर रहे हैं राजस्व की वसूली करके। और यहां भी देखिए, यहां भी मैंने कहा कि भारतीय जो है, एक भारतीय नवाब है जो गाली सुन रहा है, यहां भी एक खुद फ्रंट पे नहीं है। दीवानी के काम में भी, दीवानी का काम इन्होंने, यानी रेवेन्यू कलेक्शन का काम, राजस्व वसूली का काम अपने हाथ में लिया है। 2 दीवान इन्होंने नियुक्त कर दिए हैं बंगाल के लिए, मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय बिहार के लिए। दुर्लभ राय को भी इन्होंने अपॉइंट किया था उड़ीसा के लिए। ठीक है, तो सारे जगह जो थे भारतीय थे जो फ्रंट पे थे। ठीक है, अब ये जाएंगे, कंपनी कहेगी भाई इस बार इतना रेवेन्यू लाना ही लाना है, ये जाके क्या करेंगे, कड़ाई से पेश आएंगे, जो टैक्स पेयर हैं उनसे कहेंगे भाई इतना देना ही देना है। ठीक है, तो जनता का कोपभाजन कौन बनेगा? यही बनेंगे जो भारतीय हैं। तो दोनों तरफ, इधर नवाब को निजामत का काम देकर इन्होंने फ्रंट पे कर दिया और दीवानी का काम इनके हाथ में है, लेकिन डेप्यूटी दीवान को, 2 डेप्यूटी दीवान को बंगाल और बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए मैंने बताया कि दुर्लभ राय को किया था। तो भारतीय डिप्टी दीवान जो थे वो भारतीय होते थे, इनको फ्रंट पे खड़ा कर दिया राजस्व वसूली के लिए। दोनों तरफ से गाली कौन सुन रहा है? भारतीय सुन रहे हैं, और कंपनी आराम से मौज कर रही है। इसी को सिस्टम को कहा गया ड्यूअल सिस्टम, समझिए, या द्वैध शासन, या आप कह सकते हैं डायरकी, या आप कह सकते हैं रूल ऑफ 2। कहने के लिए था कि 2 लोगों का शासन है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये सिंबॉलिक था। लेकिन वास्तव में देखिए, सारा रेवेन्यू, सारा पैसा ये खुद दबा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो हर चीज के लिए नवाब इन पे डिपेंडेंट है, कंपनी पे डिपेंडेंट है। नवाब किस पे डिपेंडेंट है? हर काम के लिए कंपनी पे डिपेंडेंट है। तो एक तरह से इन्होंने नवाब पे नियंत्रण रखा हुआ है, दिखाने के लिए, आम जनता को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, हाँ, कि हमने क्या किया है भाई, हमने तो इनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, सारी जिम्मेदारी इनकी है, दिखाने के लिए निजामत का, प्रशासन का काम दे दिया इनको। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि देखिए, जब बक्सर की लड़ाई अंग्रेज जीत ही चुके थे,
हरा चुके थे ये। शाह आलम सेकंड को भी हराया था, अवध के तिकड़ी को हराया था ना, मीर कासिम को, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को। तो आखिर क्या जरूरत थी कि इन्होंने नवाब रख, चाहते तो सारा पावर खुद डायरेक्ट रख सकते थे, अपने पास ही रख सकते थे सारा चीज। हाँ, इन्होंने क्यों नवाब बना दिया यहाँ पर, क्यों निजामत का काम दे दिया? ये सारा इन्होंने खुद अपने पास क्यों नहीं रखा, अपने ही पास रख? देखिए, दो सवाल उठते हैं। एक तो इलाहाबाद की संधि करने की जरूरत क्या थी? संधि किया, हस्ताक्षर करवाया। क्यों हस्ताक्षर करवाया? देखिए, मैं बार बार ये बताता हूं कि अंग्रेज जो थे ये डॉक्यूमेंटेशन में बहुत तगड़े थे। अगर आप आज भी कहेंगे कि भाई लीगल रूप से आप गलत थे, तो सारा कागज दिखाएंगे वो कि भाई देखिए हमने जो था हरा दिए थे, चाहते तो इसको हटा के सीधे बंगाल पे बैठ जाते, लेकिन इन्होंने सब कुछ तौर तरीके से लीगल रूप से किया, सिग्नेचर कराया। हाँ, इलाहाबाद की संधि पे शाह आलम सेकंड का सिग्नेचर हुआ, तब सारी बातें तय हुई। कहेंगे देखो भाई उसी ने तो किया है, हम तो बहुत प्रोसेस से गए थे, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन में तगड़े थे। यहां नवाब को के हाथ में प्रशासन इन्होंने दे दिया, चाहते तो प्रशासन खुद के पास भी रख सकते थे। तो इसका क्या कारण था? उन कारणों को थोड़ा सा मैंने यहां लिख दिया है। देखिए, कारण कि इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया। क्या कारण था? डायरेक्ट क्रॉस का मतलब है डायरेक्ट कंट्रोल इन्होंने नहीं किया बंगाल पे। इसके कारण क्या थे? तो देखिए, पहला तो एक था कि डर था इनको विद्रोह का, रिवोल्ट का। किस तरह के विद्रोह का? तो देखिए, ये जानते थे कि एक विदेशी शक्ति है, हाँ, और विदेशी शक्ति हैं, और आम जनता से अभी उनका वो कनेक्शन नहीं है भारत में, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट आके प्रशासन का कार्यभार संभाल लेते नवाब की जगह पे, तो आम जनता में ये मैसेज जाता कि देखो भाई मेरे शासक को हटा दिया इन्होंने, ठीक है। तो जनता में आता कि भारतीयों के मन में ये रोष आता कि भाई देखो किसी भारतीय को हटा दिया, खुद बैठ गए, और तुरंत अभी ये काम करना नहीं चाहते थे, जनता का विरोध ये झेलना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि इससे ये भी जाता कि जो देसी राज्य हैं भारत के, हाँ, वो आपस में यूनाइट हो सकते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो जनता के विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? इनमें डर था कि विद्रोह ना हो जाए और लोगों के मन में ये मैसेज ना चला जाए कि ये बंगाल की सत्ता को हड़पने के, तुरंत ये मैसेज ये देना नहीं चाहते थे। इस वजह से इन्होंने दिखाने के लिए सिंबॉलिक तौर पे ही नवाब को प्रशासन का काम दे दिया, ठीक है। ये एक कारण था। दूसरा, उत्तरदायित्व से मुक्ति। देखिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी किस लिए आई थी? भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, और इनका काम क्या था? ज्यादा से ज्यादा लाभ व्यापार से। तो ये दूसरे पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, ये अपना सारा स्ट्रेंथ कहां लगाना चाहते थे? हाँ, सारा स्ट्रेंथ लगाना चाहते थे व्यापार पर, प्रॉफिट पर, मुनाफे पे। तो इसलिए ये अगर इनके पास उत्तरदायित्व आता, हाँ, तो इनको हर काम के लिए जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं, सिर्फ 53 लाख रुपया दे के बच जा रहे हैं, तो इन्हें तो हर काम के लिए, अगर यहाँ पे कंपनी के अंडर में ही ये प्रशासन का काम भी होता तो इनको हर काम कराना पड़ता। यहाँ तो नवाब के मत्थे ये सारी जिम्मेदारी मढ़ दे रहे हैं और बच जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट इनका कंट्रोल होता, नवाब की जगह कंपनी होती यहाँ पर, तो सारा काम इनको करना पड़ता। हाँ, कुछ भी होता, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे महामारी का काम हो, सबका रोकथाम हो। फिर उस समय आप ये बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास फंड नहीं है। हाँ, ये तो यहाँ पर इन्होंने नवाब को रखा ही इसलिए है, हाँ, कि हम 53 लाख रुपया दे के बच जाए, ठीक है। तो अगर उत्तरदायित्व ले लेते तो इनके लिए समस्या क्रिएट हो जाता। तो उत्तरदायित्व से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं लिए। लालच लाभ का किस तरह का? देखिए, यहां पर इनको रेवेन्यू कलेक्शन का पावर है कंपनी को, हाँ, तो खाली यहां फायदा ही फायदा है, सिर्फ पैसा वसूल करना है। तो यहां इसी का लालच था कि भाई उत्तरदायित्व हमको लेना नहीं है, खाली हम पैसा लेते रहे जनता से, हाँ, टैक्स पेयर से हम टैक्स लेते रहे, ठीक है। तो इसी लालच में इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया। ये भी डर था, एक डर और था इनको कि ब्रिटेन के साथ, देखिए आप जानते हैं कि फ्रांसीसी भी थे, हाँ, भारत में डच भी थे और पुर्तगाली भी थे। हालांकि इनका वजूद जो है आप देखेंगे
तो उस समय तक 1760 में तो हालांकि देखेंगे तो फ्रांसीसियों का भी पावर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो भारत में तो उपस्थित है और अन्य जगहों पे भी, विश्व के अन्य जगहों पे भी ये हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ब्रिटेन का रिश्ता ना खराब हो जाए, कटु ना हो जाए, ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों के बीच का रिश्ता जो है वो कटु ना हो जाए, और ये जो देश हैं, हाँ, जैसे पुर्तगाल हो गए, डच हो गए यानी हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब कोई एंटी ब्रिटिश फ्रंट ना तैयार कर ले। हाँ, तो इसका भी डर था, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया बंगाल को। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात थी कि देखिए ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत, उनकी संख्या काफी कम थी, ठीक है ना। तो बंगाल जैसे बड़े राज्य को चलाने के लिए एक तो उतने कर्मचारियों की जरूरत होगी, अधिकारियों की जरूरत होगी, ठीक है। उसके अलावा तो वो नहीं था उनके पास, दूसरा अधिकारी नहीं थे। देखिए मैंने नीचे एरो किया है, यानी कि अधिकारियों की कमी है, अनुभव की भी कमी है। क्यों अनुभव की कमी है? देखिए ब्रिटिशर्स बाहरी हैं, भारतीय जनता के साइकोलॉजी से अभी वो पूरी तरह से परिचित नहीं है। हाँ, भाषाई कनेक्शन नहीं है, लैंग्वेज का भी कनेक्शन नहीं है लोगों के साथ, ठीक है। तो और भारत में किस तरह की व्यवस्था है, इस तरह के अनुभवों की भी कमी है कि किस तरह से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। मान लीजिए कि मैं किसी खास क्षेत्र में, अगर क्षेत्र के लिए एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहा हूं, तो उस क्षेत्र के बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, एक एक चीज। लेकिन देखिए अभी इन अनुभवों में प्रशासनिक कार्यों के माने भारतीय परिवेश के अनुसार प्रशासनिक अनुभवों में अभी अनुभवों की कमी है अंग्रेजों के पास, इसलिए इन्होंने प्रशासन में देखिए अनुभव की और अधिकारियों की कमी है, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया बंगाल को, ठीक है, इनडायरेक्टली कंट्रोल में लिया। मैंने बताया कि अधिकारियों की कमी थी, और दूसरा भारत की भाषा अलग थी, लैंग्वेज से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। हाँ, भारतीय लोगों की साइकोलॉजी को अभी ये पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, भारतीय व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, इसलिए प्रशासनिक अनुभवों की कमी थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं लिया, किया किसका? बंगाल का, और द्वैध शासन लगाया। और इनको एक सबसे बड़ा दोषारोपित होने से बचना था, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां मैंने बार बार ये कहा है कि हर चीज का उत्तरदायित्व तो किसके पास है? नवाब के पास। हाँ, यहां भारतीय खड़े हैं, यहां एक भारतीय नवाब है जिसके पास उत्तरदायित्व है। हर अच्छे बुरे चीजों के लिए जवाबदेह जनता के प्रति कौन है? नवाब है। इनकी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि ये पीछे से खाली कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू। वो भी यहां भी इन्होंने फ्रंट पे किसको लगा रखा है? डेप्यूटी दीवानों को लगा रखा है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। यहां भी गाली सुनना है तो ये भारतीय ही सुनेंगे। तो यहां पर देखिए कि इनको दोषारोपित, जनता कोई दोष दे आपको, हाँ, आपको किसी के लिए चीज के लिए जवाबदेह बनाए, इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जवाबदेही से बचने के लिए एक लैंग्वेज, जब इसी को आप लिख सकते हैं जवाबदेही से बचने के लिए कह सकते हैं कि इसी को आप जवाबदेही से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया। तो ये सब कारण पूछे जा सकते हैं और लिखने के लिए आ सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लाइव का जस्टिफिकेशन क्या था इस द्वैध शासन लगाने के पीछे, तो उसमें भी यही सब चीजें आएंगी। और भी कारणों को आप सोच सकते हैं जब किताबें पढ़ेंगे। ये मुख्य बातें जो थी मैंने लिख दिया है। इसके अलावा इसके एविल इफेक्ट्स क्या क्या हुए, इसके दुष्परिणाम क्या हुए द्वैध शासन के। तो पहली तो बात देखिए, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन तो होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन होने का मतलब, क्योंकि उत्तरदायित्व तो नवाब के पास है, हाँ, फंड की कमी भी नवाब के पास है, हाँ, सारे प्रशासनिक कार्य फंड की कमी की वजह से जो चाहता है कर नहीं सकता, कानून नहीं बना सकता। कानून बनाओगे, हाँ, मान लीजिए पुलिस व्यवस्था के लिए कोई कानून बनाना है, पैसा तो चाहिए। कोई चिकित्सा के लिए कानून बनाना है, पैसा तो चाहिए। अब जब पैसा ही नहीं है तो वो कोई कानून बनाने में भी सक्षम नहीं है। कौन? नवाब। तो नवाब जब कानून बनाने में सक्षम नहीं है, हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि एनार्की हो रही है, यानी कि अराजकता हो रहा है।
ठीक है, अराजकता हो रही है। अब देखिए कृषि डाउन हो रहा है, डाउन हो गया कैसे? देखिए हुआ क्या कि बंगाल में यहां पर देखिए कृषि जो है मैंने लिखा डाउन हो गया कैसे? यहां पर देखिए एक तो हाईएस्ट बिडर को दिया जाता था, जो ज्यादा बोली लगाएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे उसको दिया जाएगा, हाँ, रेवेन्यू कलेक्शन का काम। तो एक चीज बताइए, जो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएगा वो तो किसी भी तरह से उतना रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, शाम दाम दंड भेद ले से, हाँ, सब कुछ अपनाएगा वो, शाम दाम दंड भेद, यानी उसको टॉर्चर भी करना होगा रेवेन्यू से, क्योंकि उसका एक टारगेट है, टारगेटेड काम करना है। उसने ले लिया है कि भाई मैं इतना जो है रेवेन्यू वसूल करके ही रहूंगा, हाईएस्ट बिडर को दिया जाता था, तो उसमें किसानों का शोषण होता था। ठीक है, उसके बाद ये जाके जबरदस्ती करेंगे रेवेन्यू वसूल करने वाले, मैंने बताया ना, यहां रख दिया, देखिए इनको दीवान बना दिया, डेप्यूटी दीवान। फ्रंट पे कौन है? ये भारतीय है, गाली कौन सुनेगा? भारतीय सुनेंगे, अंग्रेज बचे हुए। यहां पर कृषि जो है, तो हुआ क्या कि जब जबरदस्ती लगान वसूली का काम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूली का काम हो रहा है, तो कृषक क्या करते थे बंगाल के, वो इससे तंग आ गए, स्थिति उनकी यहाँ तक पहुँच गई थी कि उनको अपनी छोटे मोटे जो मकान वकान हैं, छोटी मोटी संपदा है, या फिर यहाँ तक कि बच्चों को भी बेच के इनको कर चुकाना पड़ता था। ये स्थिति आ गई थी, हाँ, कृषकों की। बंगाल के जो कृषक थे, जो पीजेंट थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेती ही छोड़ दिया, खेती में मन लगाना छोड़ दिया, जंगलों में भाग गए, वहाँ चोरी डकैती लूट मार करने लगे, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा। उसके अलावा और स्थिति खराब तब हो गई जब अकाल आता है 1770 में, भयंकर अकाल आया था बंगाल में, हाँ, बंगाल में भयंकर अकाल आया था 1770 में, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। और इस स्थिति में भी जो कंपनी ने क्या किया था कि जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उसके दाम को बढ़ा के उन्होंने बेचा था, तो आम जनता की भी हालत इससे खस्ती हो गई थी। तो यहां तक बात हो गई। दस्तक का दुरुपयोग, अब देखिए बंगाल में, देखिए आपको पता है कि पलासी और जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, इसका मेन कारण ही था कि दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। मैंने बताया था कि 1717 में मुगल बादशाह फारूक सियार ने एक फरमान इशू किया था, और उस फरमान में यह कहा गया था कि 3000 रुपया सालाना पे करने के बदले अंग्रेज जो हैं ड्यूटी फ्री ट्रेड बंगाल में कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड बंगाल में कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए इस फरमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार प्राप्त हुआ था कि कंपनी जो है ये अपने अधिकारियों को, जो कोई कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, मैंने बताया था कि जो कोई ये कंसाइनमेंट है, ये कंसाइनमेंट लेके कोई ब्रिटिश अधिकारी जा रहा है, तो कंपनी को अधिकार है कि एक दस्तक इशू वो करता था। दस्तक एक तरह का पास होता था, और जब कहीं भी ये कंसाइनमेंट ब्रिटिशर्स का जा रहा है, ये कंसाइनमेंट जा रहा है, तो ये कंसाइनमेंट किसी भी बॉर्डर पे इसको चेक नहीं किया जाएगा, इसका इंस्पेक्शन नहीं होगा, कहीं रोका नहीं जाएगा, और बिना टैक्स लिए ही इसको पास करा दिया जाएगा जिसके पास दस्तक रहेगा। ठीक है, तो जो ब्रिटिश अधिकारी, मान लीजिए ये कोई ब्रिटिश अधिकारी है, हाँ, और इस पे जिम्मेदारी है, इस कंसाइनमेंट को लेके ये जा रहा है, हाँ, तो इसका तो चेकिंग नहीं होगा। ठीक है, कहीं रोका नहीं जाएगा, टैक्स भी नहीं पे करना है। आपको पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, मैंने बताया हुआ है, वो भी क्या करते थे, प्राइवेट निजी व्यापार भी करते थे, हाँ, निजी व्यापार भी करते थे। और निजी व्यापार में क्या होता था कि वो जब ये कोई कंसाइनमेंट लेके जा रहे हैं, तो अपना भी कोई सामान XYZ इन्होंने रख दिया इसी कंसाइनमेंट में। ये कंसाइनमेंट तो चेक होना नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है दस्तक। जिसके पास दस्तक है, ये कंसाइनमेंट चेक नहीं होगा, ना उसका इंस्पेक्शन होगा, ना उसको रोका जाएगा, वो सीधे बॉर्डर से पार करा दिया जाएगा, जहां भी आप ले जाना चाहते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो जब प्राइवेट व्यापार ये अधिकारी कर रहा है और कंसाइनमेंट भी ले जा रहा है, तो इसी कंसाइनमेंट में ये अपना कुछ सामान भी डाल दिया,
तो इसका सामान भी बिना टैक्स के पार हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था दस्तक का दुरुपयोग पलासी और बक्सर की लड़ाई में। लेकिन देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद भी जब द्वैध शासन लागू होता है, उस समय इस दस्तक का दुरुपयोग और ज्यादा बढ़ने लगा। ये देखिए, मैंने ऊपर की तरफ एरो किया है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो इस दुरुपयोग से क्या होता था कि जो कंपनी है, हाँ, उसको तो टैक्स लग ही नहीं रहा है। कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो निजी व्यापार कर रहे हैं, हाँ, प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, उनके सामान पे भी कोई टैक्स, क्योंकि ये टैक्स बचा लेते हैं इसमें सामान रख के, ठीक है, क्योंकि हालांकि ये लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं और अपना टैक्स बचा रहे हैं। इससे क्या होता था कि जो भारतीय व्यापारी हैं, हाँ, वो तो टैक्स दे रहे हैं, अंग्रेजों के सामान पे टैक्स लग नहीं रहा है, सामान कौन सस्ता होगा। देखिए, भारतीय व्यापारी जो हैं, जो इंडियन हैं और अंग्रेज हैं, तो इंग्लिश हैं, इन पे टैक्स नहीं लग रहा है, इन पे जो है, इनके सामानों पे टैक्स लग रहा है। दस्तक तो अंग्रेजों के लिए था, तो सामान किसका महंगा बिकेगा, क्योंकि ये तो टैक्स दे रहे हैं, इनका सामान महंगा बिकेगा, इनका सस्ता बिकेगा, तो बिक किसका नहीं पाएगा, इंडियंस का नहीं बिक पाएगा, इनका जल्दी जल्दी सामान बिक जाएगा। ये नुकसान हो रहा था, ठीक है, भारतीय व्यापारी को। दस्तक का दुरुपयोग जो हो रहा था, इससे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री जो था बंगाल का, सिल्क इंडस्ट्री को भी ये हतोत्साहित कर रहे थे। देखिए, इसका पतन हो रहा है, डाउनफॉल चल रहा है इसका, रेशम इंडस्ट्री का, मतलब रेशम उद्योग का। देखिए, वहां से ब्रिटेन से ये निर्देश आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कि आप जो है कोशिश कीजिए कि भारतीय सिर्फ रॉ मटेरियल ही बनाएं, वीविंग का, बुनाई का काम ना करें, बुनाई का काम करना ही तो अंग्रेजों के लिए करें। तो इससे जो सिल्क इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री का भी बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है ना, सिल्क इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ था। और सबसे बड़ी बात देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ, हाँ, धन की निकासी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊं कि आपको पता होगा कि जब अंग्रेज आए थे तो क्या करते थे, यहां से कच्चा माल खरीदते थे, कच्चा माल खरीद के उसको ब्रिटेन ले जाते थे, और ब्रिटेन में फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में, कपड़े उपड़े को, जैसे यहां से कॉटन ले लिया, हाँ, और वहां ले गए, कपड़े बने, फिर भारत में लाके उसको बेच दिया, ठीक है। लेकिन कच्चा माल भारत में खरीदने के लिए वो वहां से गोल्ड ले आते थे और गोल्ड दे के खरीदते थे, यानी कि ब्रिटेन से धन लाते थे, ठीक है, ब्रिटेन से धन लाते थे और खरीदारी करते थे रॉ मटेरियल का, ठीक है ना, भारत में। लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद और द्वैध शासन लागू होने के बाद वो बंगाल के राजस्व से ही, ठीक है ना, बंगाल के राजस्व से ही रॉ मटेरियल खरीदने लगे, ठीक है। मतलब पहले ब्रिटिशर्स अपना धन लगाते थे भारत में, तब उनको रॉ मटेरियल मिलता था। अब वो भारत के राजस्व से ही कच्चा माल भी खरीदने लगे, यानी भारत का माल भारत के राजस्व से ही खरीद रहे हैं। नुकसान किसको हो रहा है, बंगाल का नुकसान हो रहा है। बंगाल में धन की और अर्थव्यवस्था जो है, धन जबरदस्त शोषण हो रहा है बंगाल के राजस्व का, और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था जो है बंगाल की वो चौपट होती जा रही है, ठीक है। तो कहा गया था कि करीब 57 लाख पाउंड 65 से लेकर 68 तक के बीच निकल गया था, भारतीय पाउंड के हिसाब से देखें तो, ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से देखें तो 57 लाख पाउंड, हाँ, धन की निकासी हो गई थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था, ये बहुत बड़ा रीजन था, ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम था द्वैध शासन का। फिर से समझिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे, धन की निकासी कैसे हुई। पहले जो है ब्रिटिशर्स, हाँ, इंग्लैंड से पैसा लाते थे, पैसा नहीं लाते थे, गोल्ड लाते थे, ठीक है, और वही गोल्ड देकर भारत में वो क्या करते थे, भारत से रॉ मटेरियल खरीदते थे। अब वो भारत के, यानी बंगाल के धन का ही इस्तेमाल करने लगे, बंगाल के रेवेन्यू का ही इस्तेमाल करने लगे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। हाँ, अब ब्रिटिशर्स जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसमें बंगाल का धन लग रहा है, पहले ब्रिटेन का धन लगता था। तो रेवेन्यू को नुकसान तो है, बंगाल के रेवेन्यू को झटका तो लग रहा है, बंगाल की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी बहुत बड़ा एक रीजन था इसके दुष्परिणाम में, रीजन मतलब दुष्परिणाम था इसका। और
श्वेत विद्रोह भी हुआ। श्वेत विद्रोह क्या हुआ? हाँ, श्वेत विद्रोह देखिए, ये अंग्रेज सैनिकों ने ही किया था। श्वेत विद्रोह हुआ क्या था? ये सैनिक विद्रोह था एक तरह से। शांति काल में इनको कुछ पेमेंट वेमेंट मिलता था सैनिकों को, ठीक है, शांति काल में पेमेंट वेमेंट मिलता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, कंपनी ने क्या किया था कि सैनिकों को ये पेमेंट, ये भुगतान करना बंद कर दिया था, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये श्वेत विद्रोह मतलब अंग्रेज सैनिकों का विद्रोह हुआ था। तो एविल इफेक्ट्स में अगर देखेंगे तो अराजकता आ गई, कृषि का पतन हुआ, डाउनफॉल हुआ, हाँ, डकैती, चोरी, लूटमार बढ़ गया, अकाल आ गया, स्थिति को और खराब कर दिया, हाँ, दस्तक का दुरुपयोग हुआ, सिल्क इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ, सबसे बड़ी बात ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, धन की निकासी हुई। बंगाल के राजस्व से ही ब्रिटिशर सब अपना ही ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल खरीदने लगे। पहले ये कैसे खरीदते थे? ब्रिटेन से गोल्ड वोल्ड लाते थे, यहाँ देते थे और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे। लेकिन अब ये बंगाल के राजस्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदने के लिए, ठीक है। और श्वेत विद्रोह जो है ये दुष्परिणाम थे कुछ। तो इस तरह से देखिए और भी दुष्परिणाम आप डिटेल में पढ़ेंगे तो चूंकि ये सब्जेक्टिव मैटर होगा, इसमें पूछा जा सकता है सवाल आपसे कि बंगाल में जो द्वैध शासन रहा उसमें अंग्रेजों ने सीधे सीधे द्वैध शासन लगाने की बजाय सीधे सीधे कंट्रोल क्यों नहीं कर लिया बंगाल को, और सीधे सत्ता पे आके क्यों नहीं काबिज हो गए, या सीधे उन्होंने खुद को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया। हाँ, तो आप इन सब कारणों को लिखेंगे, और भी कारण आप सोच सकते हैं, हाँ, अपने स्टडी से, अपने रीडिंग से, हाँ, और भी कारणों को आप डेवलप कर सकते हैं और सोच सकते हैं, कुछ और चीज़ें निकाल सकते हैं, दुष्परिणामों को भी और सारे दुष्परिणाम निकाल सकते हैं जब आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इतना भी आप करते हैं और लिख देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल पूछा जाएगा कि द्वैध शासन में, हाँ, रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार किसके पास था? तो कंपनी के पास था। हाँ, जवाबदेह कौन था जनता के प्रति? तो नवाब जवाबदेह था, ठीक है ना। ये सब आपको, और बाकी किसने शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव में। हाँ, बाद में जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आएगा तो 1772 में पहला काम यही करेगा, क्योंकि द्वैध शासन से बंगाल का जबरदस्त शोषण होने लगा था और जनता में एक तरह का विरोध महसूस कर लिया था कि जनता जो है अब विरोध पे उतर आई है, अर्थव्यवस्था बंगाल की चौपट हो रही है। हाँ, तो इस वजह से सबको देखते हुए और भी कारण थे जो हम आगे जब देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसको हटा दिया। तो देखिए जो सवाल आएगा कि कहाँ डायआर्की की चर्चा मिलती है, किसकी किताब है? तो लियोनस कार्टेस की किताब है डायआर्की, इसमें रेफरेंस मिलता है। हाँ, डायआर्की का मतलब पूछा जा सकता है रूल ऑफ टू ऑथोरिटीज एट ए प्लेस एट ए टाइम। शुरू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। खत्म किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स। शुरू कब हुआ? 1765। हाँ, खत्म कब हुआ? 1772, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, और द्वैध शासन प्रणाली में जवाबदेह जनता के प्रति कौन था? तो बंगाल का नवाब था। जवाबदेह कौन नहीं था? तो कंपनी नहीं थी, अंग्रेज नहीं थे। अधिकार किसके पास था? तो अधिकार अंग्रेजों के पास था। हाँ, उत्तरदायित्व तो किसके पास था? तो नवाब के पास था। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसे आपने देख लिया। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार बंगाल में डिप्टी दीवान जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कंपनी ने नियुक्त किया था या अंग्रेजों ने नियुक्त किया था वो कौन कौन था? तो मोहम्मद रजा खान बंगाल और राजा सिताब राय जो है बिहार के लिए पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ, मेरे ख्याल से आप पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.